अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 का सेक्शन 8 पढ़ेंगे दैट डील्स टू सीनियरिटी। इससे पहले हमने सेक्शन 7 पढ़ा था जो जो डील करता था कंफर्मेशन के साथ। अभी सीनियरिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। सो यहाँ पे कहते हैं क्लॉज 1 में For proper administration of a service, cadre or post, the appointing authority shall cause a seniority list of the members of। यहाँ पे कहता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं किसी पोस्ट कैडर और सर्विस के लिए तो उनका एक सीनियरिटी लिस्ट बनाए। वो कौन बनाएगा? वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बनाए, जो कि यहाँ पे नीचे क्लॉज 1 के लास्ट लाइन में लिखता है कि और टू कॉन्फर एनी वेस्टेड राइट और पर्टिकुलर सीनियरिटी इन सच सर्विस कैडर पोस्ट, कि ये किसी जो एम्प्लॉयज है उनका कोई वेस्टेड राइट नहीं है। ये सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए बनाएगा लिस्ट जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अभी वेस्टेड राइट का जो यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, तो वेस्टेड राइट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो एम्प्लॉय की कॉन्सेंट के बगैर कोई भी बंदा उसकी कॉन्सेंट उसकी इजाज़त के बगैर वो काम नहीं कर सकता, उससे लाज़मी इजाज़त लेगा। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि ये एम्प्लॉय का वेस्टेड राइट नहीं है। एम्प्लॉय इसको क्लेम नहीं कर सकता कि क्यों मुझे प्रमोट किया गया और फलाँ को मुझे प्रमोट नहीं किया गया, फलाँ को प्रमोट किया गया। इसलिए ये वेस्टेड राइट नहीं है एम्प्लॉय की। क्लॉज 2 में फिर ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सीनियरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट बी ये सिविल सर्वेंट बिलोंगिंग टू सेम सर्विस और कैडर। अच्छा, ये यहाँ पे कहता है क्लॉज 2 में कि जो सीनियरिटी लिस्ट होगी, जो क्लॉज 1 में सीनियरिटी लिस्ट बयान की गई है, ये सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैडर और पोस्ट जो ग्रुप है उस ग्रुप के लिए सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। इस तरह नहीं कि यहाँ पर और कराची में भी जो लोग यहाँ पे एजुकेशन में भर्ती हुए जो लोग और कुछ लोग कराची में भर्ती हुए, कुछ लोग इस्लामाबाद में एजुकेशन में फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्कूल टीचर पे भर्ती हुए, तो यह कहते हैं कि नहीं हमारी एक ही सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। नहीं, जो डीईओ पेशावर का जो भर्ती एम्प्लॉयज हैं उनका एक अलग सीनियरिटी लिस्ट होगा। वो सिर्फ डीईओ पेशावर ग्रुप इनका सीनियरिटी लिस्ट होगा। पेशावर के अलावा मर्दान का अलग होगा, इस्लामाबाद का अलग होगा, पिंडी का अलग होगा, लाहौर का अलग होगा। तो हर ग्रुप जो जहाँ पे भर्ती हुए तो उनका एक सीनियरिटी लिस्ट सेपरेट सेपरेट उसी पर्टिकुलर ग्रुप उसी पर्टिकुलर जगह पे उनकी सीनियरिटी कंसिडर होगी। क्लॉज 3 में फिर कहता है कि सीनियरिटी ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस कैडर और पोस्ट शेल बी डिटरमिन्ड एज बी may बी प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्राइब्ड का हमने पढ़ा था कि जो इनिशियल अपॉइंटमेंट पे जो भर्ती होती है तो उनकी सीनियरिटी वो डिटरमिन होगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उनके लिए एक रूल बनाया जाएगा, तो उस रूल्स के मुताबिक उनकी सीनियरिटी कंसिडर होगी। सीनियरिटी ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट रूल्स के मुताबिक उनके रूल्स बनाया जाएगा और उस रूल्स के मुताबिक अभी इसके बाद हम सीनियरिटी रूल्स भी पढ़ेंगे। ये एक्ट सेक्शन खत्म होने के बाद हम रूल्स भी इसी ही वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन 4 में यहाँ क्लॉज 4 में यहाँ पे कहता है कि सीनियरिटी इन अ पोस्ट सर्विस और कैडर टू विच सिविल सर्वेंट इज प्रोमोटेड। देखिए यहाँ पे प्रोमोटेड प्रमोशन की जिक्र है। शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई बंदा प्रमोशन की वजह से किसी लोअर रैंक से हाई रैंक तक वो चला गया प्रमोशन की वजह से, शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट। तो वो रेगुलर अपॉइंटमेंट जब से उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो टेम्परेरी बेसिस पे उस पोस्ट पे वो काम कर रहा है डेलीगेशन ऑफ पावर की वजह से तो वो सीनियर होगा। नहीं, वो डेलीगेशन ऑफ पावर की वजह से अगर वो काम कर भी रहा है तो भी वो उसकी सीनियरिटी कंसिडर नहीं होगी, लेकिन जब से उसका रेगुलर ऑर्डर हो जाए उसी ही पोस्ट पे, तब से उसी ही दिन से उसकी सीनियरिटी उस पोस्ट पे कंसिडर होगी। अभी इसके बाद जब रूल्स हम पढ़ेंगे तो ये बहुत क्लियर होगा। इसके बाद क्लॉज ये प्रोविजो है। प्रोविजो में यहाँ पे कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द सिविल सर्वेंट हु आर सेलेक्टेड फॉर प्रमोशन टू अ हायर पोस्ट इन वन बैच शेल ऑन देयर प्रमोशन टू द हायर पोस्ट रिटेन देयर इंटर सी सीनियरिटी इन द लोअर पोस्ट। यहाँ पे नाजरीन ये ज़रा गौर से सुनिए। यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई एक बैच
पूरा बैच इस तरह एक-एक बंदा नहीं, पूरा बैच जो एक पोस्ट पे काम कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन का एग्ज़ाम्पल ले लूँ, अगर प्राइमरी स्कूल टीचर है, तो वो अगर किसी हायर पोस्ट पे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 टीचर्स हैं, उनकी प्रमोशन हुई एक ही डेट पे सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर एसपीएसटी को उनकी प्रमोशन हुई, तो उनकी फिर प्रमोशन का क्या सीन होगा? वो कहते हैं कि रिटेन देयर इंटर सी सीनियरिटी। इंटर सी सीनियरिटी का मतलब ये है कि जो लोअर पोस्ट में जो सीनियर था तो वो यहाँ पे भी सीनियर रहेगा, जो जूनियर था वो यहाँ पे भी जूनियर रहेगा। तो उन जो लोअर पोस्ट में उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट थी वो हायर पोस्ट में भी, लेकिन ये इस केस में कि एक ही जो डिपार्टमेंट में, एक ही सर्विस में, एक ही कैडर में अगर वो लोअर रैंक से हायर रैंक तक वो उनकी प्रमोशन होती है पूरे बैच की, तो उनमें भी वही सीनियर होगा जो नीचे लोअर स्केल में वो सीनियर था, जो जूनियर था सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अब हम जब रूल पढ़ेंगे तो ये रूल में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये इंटर सी सीनियरिटी का मतलब ये है। तो ये कहते हैं कि रिटेन देयर इंटर सी सीनियरिटी एज इन द लोअर पोस्ट। अगर लोअर पोस्ट में इनकी जो पोजीशन थी तो वो हायर पोस्ट में भी उनकी ये पोजीशन होगी। अभी हम रूल की तरफ चलते हैं। नाजरीन, ये सिविल सर्वेंट्स सीनियरिटी रूल्स 1993 है। यहाँ पे अगर हम इसका सेक्शन 1 पढ़े, सो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट ही आप खुद पढ़े। क्लॉज 2 में फिर कहता है कि दे शैल अप्लाई टू सिविल सर्वेंट्स एक्सेप्ट दोज हु गवर्न अंडर। ये इन पे अप्लाई नहीं होगा। किन पे अप्लाई नहीं होगा वो बताते हैं कि द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इन पे ये अप्लाई नहीं होगा। द ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सर्विसेज जो प्रोबेशन वगैरह में होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होगा। अभी सेक्शन 2 पे अगर हम आए, रूल्स के सेक्शन 2 पे, तो यहाँ पे अभी क्लियरली ये हमें वाज़ेह होगा कि यहाँ पे अभी रूल्स क्या है सीनियरिटी के। सो सीनियरिटी ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, ये कहता है सेक्शन 2 में कि पर्सन्स इनिशियली अपॉइंटेड ऑन द रैंक on the recommendations of the selection authority through an earlier open advertisement shall rank senior to those appointment to subsequent अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि अगर कुछ लोग ओपन एडवर्टाइजमेंट पे भर्ती हुए, वो तो उनकी सीनियरिटी कैसे कंसिडर होगी? जो पहले एडवर्टाइजमेंट आया था और फिर बाद में कुछ अर्सा बाद दूसरा एडवर्टाइजमेंट आया, कुछ लोगों ने अप्लाई की, तो जो सिलेक्शन हुए पहले एडवर्टाइजमेंट की बेस पे, तो वो सीनियर होंगे एज कम्पेयर टू दोज जो सेकेंड एडवर्टाइजमेंट पे, यानी पहले एडवर्टाइजमेंट के बाद जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट आया, उस एडवर्टाइजमेंट के बदले वो जब भर्ती हुए तो वो जूनियर होंगे, और जो पहले एडवर्टाइजमेंट पे भर्ती हुए वो सीनियर होंगे। इसका क्लॉज 2 यहाँ पे कहता है कि इफ 2 or more persons are recommended in open advertisement by the selection authority, their inter C seniority shall be determined। अच्छा, by the selection authority, ये कहते हैं यहाँ पे कि अगर किसी ओपन एडवर्टाइजमेंट में कुछ लोग, यानी 2 or more than 2, एक से ज्यादा लोग जब भर्ती हुए, उनकी सिलेक्शन हुई बाय द सिलेक्शन अथॉरिटी, सो शैल डिटरमिन ऑर्डर ऑफ मेरिट असाइन्ड बाय द। तो यहाँ पे फिर ये कहते हैं कि जो सिलेक्शन अथॉरिटी ने उनका जो मेरिट बनाया है, चाहे वो मार्क्स की बुनियाद पे मेरिट बनाया है या सिलेक्शन की बुनियाद पे, लेकिन जो मेरिट बना है उसी मेरिट के बुनियाद पे उनकी सीनियरिटी कंसिडर होगी, वो किसी एक एडवर्टाइजमेंट के बदले जब वो भर्ती हुए। क्लॉज 3 में यहाँ पे फिर कहता है कि if only one candidate is recommended in open advertisement by the selection authority, अगर कोई एक बंदा किसी ओपन एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो भर्ती हुआ, उसकी सिलेक्शन हुई, सो ही शैल काउंट हिज सीनियरिटी फ्रॉम, तो फिर उसकी सीनियरिटी कब से कंसिडर होगी। यहाँ पे फिर इसकी सब क्लॉज ए में कहता है कि सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय द सिलेक्शन अथॉरिटी इफ ही वाज ऑलरेडी होल्डिंग द सेम ऑन एड हॉक बेसिस। अगर कोई बंदा उसी पोस्ट पे पहले ही से वो काम कर रहा था एड हॉक बेस पे, एड हॉक बेस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, वो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है उसकी वीडियो। अगर एडहॉक बेस पे कोई बंदा उसी ही पोस्ट पे वो काम कर रहा था, सर्विस दे रहा था, और उसकी फिर सिलेक्शन भी हुई थ्रू प्रॉपर चैनल बाय एन ओपन एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन अथॉरिटी ने उसी ही बंदे की सिलेक्शन की,
तो उसकी फिर सीनियरिटी कंसिडर होगी ऑलरेडी होल्डिंग, ये कहते हैं द सेम ऑन एड हॉक बेसिस। तो वो फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, जब सिलेक्शन अथॉरिटी ने उसकी रिकमेंडेशन दे दी तो उसी ही डेट से फिर उसकी सीनियरिटी कंसिडर होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह। रिकमेंडेशन और ज्वाइनिंग में फ़र्क होती है। रिकमेंडेशन जब सिलेक्शन अथॉरिटी आपको रिकमेंड करे सिलेक्शन के लिए, और फिर सब क्लॉज बी में फिर कहता है from the date of his joining the post after being recommended by the selection authority if he was not already holding the same post। अगर वो सेम पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल फ्रेश उसी पोस्ट पे आया, तो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कुछ लोग हैं फॉर एग्जांपल ओपन एडवर्टाइजमेंट में तो वो भर्ती हुए, तो उसकी तो हमने वहाँ पे देखी सब यहाँ पे इफ टू और मोर पर्सन क्लॉज 2 में। लेकिन क्लॉज 3 में फिर सब क्लॉज बी में फिर ये कहता है कि अगर कोई एक बंदा है, एक बंदे की सिलेक्शन अथॉरिटी ने उनकी जो रिकमेंडेशन की, तो वो कहते हैं फ्रॉम डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग, वो जब से ज्वाइनिंग देगा, उसकी रिकमेंडेशन फॉर एग्जांपल आज से 15 दिन पहले हुई, लेकिन अली ने आज ही ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग डेट से उसकी सीनियरिटी कंसिडर होगी। इसके बाद फिर सेक्शन 3 में कहता है कि सीनियरिटी इन अ सर्विस कैडर और पोस्ट टू विच अ सिविल सर्वेंट इज प्रमोटेड शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन। ये तो हमने पढ़ा इससे पहले, जो एक्ट था, एक्ट में हमने पढ़ा कि प्रमोशन की वजह से वो रेगुलर अपॉइंटमेंट, जो उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाए, तो उस डेट से वो फ्रॉम द रेगुलर प्रमोशन टू द सर्विस, उस डेट से वो उसकी सीनियरिटी इफेक्ट लेगी। लेकिन इसके बाद फिर इस प्रोविजो में फिर कहता है कि civil servant selected for promotion to higher post on an earlier date shall be senior to those selected for such promotion on later date। सिविल सर्वेंट सेलेक्टेड फॉर प्रमोशन, अगर कोई सिविल सर्वेंट वो किसी पोस्ट, हायर पोस्ट के लिए उसकी प्रमोशन होती है, तो जिसकी अर्लियर डेट पे यानी पहले डेट पे जिस बंदे की प्रमोशन होती है, तो वो सीनियर होगा एज कंपेयर टू डेट जिसकी लेटर डेट पे प्रमोशन हो जाए। जिसकी बाद की डेट पे प्रमोशन हो जाए तो ऑब्वियसली वो अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स वो जूनियर होगा, और जो अर्लियर होगा वो सीनियर होगा। फिर सब क्लॉज बी में फिर कहता है कि सिविल सर्वेंट्स selected for promotion to higher post in one batch shall on their promotion to their higher post retain their inter C seniority। ये इंटर सी सीनियरिटी की बात भी हमने एक्ट में की कि वो इंटर सी सीनियरिटी जो लोअर पोस्ट पे जिनकी सीनियरिटी जो थी तो वही रहेगी। लेकिन फिर इनकी जो सब क्लॉज बी है वो क्या कहता है, इसमें कहता है Enter the seniority of a civil servant belonging to different occupational groups or services। यहाँ पे इसमें कहते हैं कि अगर कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप से कुछ सिविल सर्वेंट्स है, उनकी सीनियरिटी उनकी प्रमोशन होगी किसी एक ही ऑक्यूपेशनल ग्रुप में, और वो कहते हैं यहाँ पे कि फिर या इनकी भी इंटर सी सीनियरिटी कंसिडर होगी। यानी कोई बंदा एक ही डिपार्टमेंट से आ रहा है, कोई बंदा दूसरे डिपार्टमेंट से आ रहा है, कोई बंदा किसी और डिपार्टमेंट से, और वो किसी सेम ऑक्यूपेशनल ग्रुप में आते हैं, तो फॉर एग्जांपल 4 बंदे हैं, वो डिफरेंट, एक बंदा किसी और डिपार्टमेंट से, दूसरा किसी और डिपार्टमेंट से, लेकिन वो एक सेम ग्रुप में फिर आते हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप में उनकी प्रमोशन होती है, तो फिर उनकी सीनियरिटी कैसे कंसिडर होगी। तो फिर इसमें भी यहाँ इंटर सी सीनियरिटी यहाँ पे कहते हैं कि इंटर सी सीनियरिटी यहाँ पे भी कंसिडर होगी। लेकिन नीचे फिर ये कहता है जो लोअर पोस्ट में इनकी सीनियरिटी थी, लेकिन इन पे यहाँ पे फिर कहता है कि अगर 2 बंदे हैं और इनकी डेट सेम है, फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट में भी एक बंदे ने फॉर एग्जांपल 10 जनवरी 2000 समथिंग पे उसने ज्वाइनिंग की है, वो वहाँ पे सीनियर है, उसी ही सेम डेट पे वो दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा जो है एम्प्लॉय, उसने भी उसी ही डेट पे अभी ज्वाइनिंग दी है, दोनों की सीनियरिटी अभी सेम आ रही है, तो यहाँ पे फिर कंट्रोवर्सी पैदा होगी। लेकिन यहाँ पे फिर कहता है कि सच डेट इन सेम द पर्सन ओल्डर इन एज शेल रैंक सीनियर। फिर इनमें सीनियरिटी की जो कंसिडरेशन होगी, तो फिर वो बंदा सीनियर कंसिडर होगा जो एज में ज्यादा होगा। जिसकी एज
ज़्यादा होगी, यहाँ पे लिखा है ना कि द पर्सन ओल्डर इन एज शैल रैंक सीनियर, तो फिर वो बंदा सीनियर होगा। क्लॉज सब क्लॉज बी भी यहाँ पे कहता है सिविल सर्वेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ये उनकी तरह सेम है, इसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सब क्लॉज सी में फिर कहता है कि सिविल सर्वेंट्स एलिजिबल फॉर प्रमोशन हु कुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन इन द ओरिजिनल रेफरेंस इन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल और हुज केस। अच्छा, यहाँ पे फिर ये कहता है, इनको ज़रा समझिए कि सिविल सर्वेंट्स जो के एलिजिबल थे, किसके लिए एलिजिबल थे? फॉर प्रमोशन, वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, उन वजूहात की वजह से, या उनका कुछ कोर्ट केस था या कुछ और रीजंस हो सकते हैं जो उनकी कंट्रोल में नहीं है, उन रीजंस की वजह से अगर उन सिविल सर्वेंट्स या उस कोई एक सिविल सर्वेंट है उसकी प्रमोशन नहीं हुई और उनके बाद उनके जो जूनियर है उन जूनियर की भी प्रमोशन हुई, लेकिन उन रीजन की वजह से अभी तक वो पेंडिंग में है जो सीनियर थे, तो फिर उनकी प्रमोशन का सीन ये होगा कि वो उनकी जब प्रमोशन होगी तो वो सीनियरिटी यानी तो फिर वो उनका जो ओरिजिनल बैच था, ना कि जूनियर, जूनियर जो है ना वो प्रमोट हुए भी होंगे, लेकिन जब उनका मसला हल होगा जो सीनियर थे, तो उनकी प्रमोशन अपने ही बैच के साथ उनकी प्रमोशन होगी। और यहाँ पे लिखता है कि टेक देयर सीनियरिटी विद द ओरिजिनल बैच, और उनकी सीनियरिटी उनका जो ओरिजिनल बैच है, ओरिजिनल बैच से उनकी सीनियरिटी कंसिडर होगी। सेक्शन 4 यहाँ पे कहता है seniority in a service cadre or post to which a civil servant is appointed by transfer। ये भी हमने एक्ट में पढ़ा, एक्ट में जब ट्रांसफर हो जाए तो रेगुलर अपॉइंटमेंट, जब से वो उसकी अपॉइंटमेंट रेगुलर होती है तो रेगुलर अपॉइंटमेंट की डेट से उसकी प्रमोशन होती है। यहाँ पे प्रोविजो फिर कहता है persons persons belonging to the same service cadre or post selected for appointment by transfer की वजह से यहाँ पे बात करता है कैडर और पोस्ट इन वन बैच, जो एक ही बैच में उनकी ट्रांसफर होती है पूरे बैच की, ऑन देयर अपॉइंटमेंट टैक्स इंटर सीनियरिटी इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट। यहाँ पे भी वो बात कहते हैं जो हमने एक्ट में पढ़ा था कि अगर कोई बैच पूरा बैच प्रमोट या ट्रांसफर होता है तो उनकी सीनियरिटी फिर इंटर सीनियरिटी उनकी भी कंसिडर होगी। Persons belonging to different services cadre or post select for appointment transfer in one batch shall take their inter seniority in order of date of their regular appointment to the post which they were holding before such appointment, and their same person older in age shall take rank senior। वही बात है, सेम बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सेक्शन 5 में फिर ये कहता है कि सीनियरिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑन इंडक्शन इन सिविल पोस्ट्स। अच्छा, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का कोई रिटायर है या कोई आर्म्ड फोर्सेस से वो आ गया, वो उनकी इंडक्शन हुई किसी सिविल सर्विसेज में, सिविल पोस्ट पे, सो यहाँ पे कहता है कि ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान हु आर इंडक्टेड इन सिविल सर्विस कैडर और पोस्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द गवर्नमेंट ऑर्डर्स and instructions shall take seniority in that service cadre or post from the date of such induction। अच्छा, अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का कोई एम्प्लॉय अगर आ गया सिविल पोस्ट में, वो गवर्नमेंट ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो आया, तो उनकी सीनियरिटी वो सिविल पोस्ट में, जब सिविल पोस्ट में वो आए तो सिविल पोस्ट में उनकी सीनियरिटी वो कब से कंसिडर होगी? सच इंडक्शन, वो इंडक्शन की जिस डेट से उसकी इंडक्शन हुई तो उस इंडक्शन की वजह से उनकी सीनियरिटी कंसिडर होगी। लेकिन यहाँ पे भी फिर ये प्रोविजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द ऑफिसर्स इंडक्टेड इन वन बैच शैल ऑन इंडक्शन रिटेन देयर इंटर सीनियरिटी एज इन आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई एक बैच पूरा बैच आया आर्म फोर्सेस या किसी सिविल पोस्ट में, तो फिर उनकी सीनियरिटी का मसला अगर जब आए तो फिर ये रूल्स यहाँ पे कहते हैं जो सीनियरिटी के रूल्स है कि यहाँ पे फिर इंटर सीनियरिटी, जब उनकी आर्म फोर्सेस में सीनियरिटी की जो स्ट्रक्चर थी तो उसी ही स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे भी इनकी सीनियरिटी कंसिडर होगी। हाँ, फिर ये 6 कहता है, सेक्शन 6 के एंटर सीनियरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटेड इन द सेम कैलेंडर ईयर
अच्छा, civil servants appointed by promotion, transfer or initial appointment to a service cadre or post shall take seniority from the date of their regular appointment. वही बात है जो हमने एक्ट में वो जो बात की कि उनकी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो रेगुलर अपॉइंटमेंट की वजह की डेट से उनकी सीनियरिटी कंसीडर होगी. दैट वाज ऑल अबाउट सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 का सेक्शन 8 सीनियरिटी एंड रूल्स. सीनियरिटी के रूल्स भी हमने इसी सेक्शन में पढ़े. थैंक यू.